हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। हिंदी में क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब इतना आसान है कि आपको मैं जैसे समझाऊंगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज़ ये। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, अब ये है क्या चीज़। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करूँ ना, तो एक उदासीनता वक्र जो क्या है, एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला एक ग्राफ है। ये क्या है, एक ग्राफ है। किस तरह के, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला ग्राफ है, जिस पर क्या होता है, उपभोगकर्ता मतलब कि कंज्यूमर को ना समान संतुष्टि और उपयोगिता। मैंने उपयोगिता आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई। उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी, और संतुष्टि सेटिस्फैक्शन। मतलब एक ऐसा ग्राफ है जिस पर उपभोगकर्ता को दो वस्तुओं के संयोग मिलते हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग मिलते हैं और उन विभिन्न संयोगों में उपभोगकर्ता को समान सेटिस्फैक्शन मतलब सेम सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी मिलती है। अब बताओ समझ में आया है नहीं आया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि ऐसा कर्व जिसमें दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को हम दर्शा सकते हैं और उस विभिन्न संयोगों में क्या मिल रहा है, कंज्यूमर को समान इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। किनका, टू गुड्स के बारे में बात चल रही है। अब देखिए, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने खाना खा रहे हो आप। ठीक है, मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और इस टाइम क्या खा रहे हो आप, सिर्फ रोटी खा रहे हो। नॉर्मली आप 4 रोटी खा लेते हो। मान लीजिए नॉर्मली आप कितनी रोटी खा लेते हो, 4 रोटी खा लेते हो। अब क्या हुआ कि हमारे मम्मी ने कहा कि भाई साथ में हमारे चावल भी है, रोटी के साथ चावल भी है। तो आप क्या करोगे, आप चावल बढ़ाओगे तो क्या कम करोगे, अपनी रोटी कम करोगे ना। अब पहले आप 4 रोटी खा रहे थे, अब आपको चावल भी खाने हैं साथ में, तो आप 1 रोटी कम कर दोगे या 2 रोटी कम कर दोगे चावल के हिसाब से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर पहले जो संयोग था वो था 4 रोटी का और चावल यहाँ पर नहीं है। अब आपने चावल ऐड कर दिए और 2 रोटी कम कर दी। तो देखो संयोग तो अलग हो गए, उन वस्तुओं के, उन गुड्स की जो कॉम्बिनेशन हो गए वो तो अलग हो गए, बट आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी, वो क्या है, वो सेम है। पहले भी आपको जब खा रहे थे, खाना खाने के बाद भूख आपकी कंप्लीट हो जा रही थी और अब भी भूख कंप्लीट हो जा रही है। मतलब कि अगर आप 4 रोटी खा रहे हो जब भी आपका पेट भर जा रहा है, अगर आप 2 रोटी और साथ में चावल खा रहे हो जब भी आपका पेट भर जा रहा है। तो ये क्या है, ये है कि आप अलग अलग क्या ले रहे हो, कॉम्बिनेशन ले रहे हो अपने गुड्स के लिए। बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 गुड्स की बात चलेगी, मतलब कि 2 ही तरह के गुड्स है आपके पास, 2 गुड्स है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि each point on an indifference curve indicate that the consumer is indifferent between the two and all points। क्या कहना चाह रहा है कि आपके जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उस एक कर्व पर, उस सिंगल कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो कंज्यूमर को क्या देते हैं, समान सेटिस्फैक्शन देते हैं। मतलब कि आपका कंज्यूमर को बिल्कुल ही यूटिलिटी जो होगी, उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो सेम होगा। ठीक है, सेम यूटिलिटी कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्या है इंडिफरेंस कर्व। सिर्फ कॉम्बिनेशन को बता रहा है, जो कॉम्बिनेशन कितने गुड्स के हैं, 2 गुड्स के हैं, और वो कॉम्बिनेशन हमें बिल्कुल सेम सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी प्रदान करते हैं। बताओ, अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये बहुत ही सिंपल था, यही यहीं पे शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया। अब देखिए अब करना क्या है, पहले आप इसका क्या लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ हिंदी में मैंने आपको भेज दिया था ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में अगर आपके पास नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर देना कि सर हमारे पास हिंदी में नहीं है, हिंदी में भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ना आपको कुछ सारी चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि इंग्लिश की मैंने PDF भेजी थी आप सब पे, तो उसमें आप इंग्लिश की PDF में भी मैंने ये लिखा हुआ था। क्या क्या है कि मैंने कुछ हिस्ट्री लिख दी इसकी इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व को
अगर इसकी डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर गई है, जे.आर. हिक्स एंड जी.डी. एलन ने, इन दोनों ने ही इसको डेवलप किया है। अब इन्होंने किस में किया, एक है ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस बुक में इन्होंने क्या किया था, इसको वैज्ञानिक रूप दिया था, इसको साइंटिफिक रूप दिया था। उसके बाद क्या हुआ 1939 में, किसमें 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने ना अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी डेफिनेशन दी थी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। मतलब इसको पहले तो जे.आर. हिक्स और जी.डी. एलन ने एक साइंटिफिक रूप से समझाया था, पर लेकिन इसको अच्छी तरह नहीं वहाँ पे डिस्क्राइब कर पाए थे। बट 1939 में ना इसे हिक्स ने दोबारा से अपनी एक बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल में, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे समझाया और उसको फिर डेवलप किया बहुत ही अच्छे से। मैंने उसके बाद कहा था, हमने क्या कर दिया, मीनिंग बता दिया, ठीक है, मीनिंग बताया। और सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा डेफिनेशन का। डेफिनेशन से पहले मैंने हिस्ट्री दे दी, जिससे कि अच्छा लगता है जब ये 10-15 नंबर में क्वेश्चन आता है। आपके इंटरनल में तो 5 नंबर का ही आएगा, लेकिन अगर जब एक्सटर्नल में जाओगे तो 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो जब ये बनेगा तो उसमें आप मीनिंग और कुछ हिस्ट्री से भी अगर रिलेटेड चीज़ें दे दो, ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद बात हम क्या करते हैं कि अब हम लिखेंगे डेफिनेशन। मैंने कहा था आपको डेफिनेशन है तो आप डेफिनेशन दे दोगे। देखिए मैंने जेके स्तंभ की डेफिनेशन दी, और मैंने जेके स्तंभ की डेफिनेशन 2 तरीके से लिखी है। जैसे कि ये क्या कह रहा है, यह वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है जिसके बीच व्यक्ति उदासीन रहता है, और इसके लिए और इसलिए इसे उदासीन वक्र कहते हैं। उदासीन का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि वो चाहे तो 2 रोटी और चावल खा रहा है जब भी वो सेम है, चाहे वो 4 रोटी और कोई चावल नहीं खा रहा जब भी वो सेम है, तो उदासीन है। अगर आपको ये वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही जी जेके हिक्स स्तंभ की, तो मैंने एक और लिखी थी जेके स्तंभ की, ये वाली। यह उन बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जो वस्तुओं के ऐसे जोड़ों को दिखाते हैं जिनके बीच उपभोगकर्ता उदासीन है, इसी कारण इसे उदासीनता वक्र कहा जाता है। तो जो आपको अच्छे लगे वो लिख देना। इंग्लिश में मैंने पीडीएफ जो भेजी थी आपको, उसमें मैंने 2 डेफिनेशन दी थी, ठीक है, 2 या 3 दी थी, तो उसमें से आप देख लेना, समझ तो यहाँ पे रही होगा, ठीक है। हेंडरसन ने भी उसको ऐसे इसी तरीके से कहा कि वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जिसमें उपभोगकर्ता को समान स्तर की सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब वही चीज़ें कह रही हैं कि समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और ऐसे संयोग है, अलग अलग संयोग, मतलब कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन में आगे क्या कहेगा कि आपको जब मैंने बताया था कि अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आपको एक शेड्यूल बनानी पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब शेड्यूल में क्या कह रहा है, उदासीनता तालिका वह तालिका है जिसमें 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे किसी व्यक्ति को समान सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। वही चीज़ है समान सेटिस्फैक्शन, सब में यही चल रहा है। ऐसे 2, क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन को जिसमें कंज्यूमर को समान सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी मिलती है। समझ गए बात को, बहुत ही सिंपल है, बार बार यही चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, संयोग कॉम्बिनेशन लिया हमने, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्या है कि जब हम फर्स्ट वस्तु थी, एक्स वस्तु हमने ली 1 यूनिट, वाई वस्तु में 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। अब जब मैं एक्स वस्तु की कंज्यूम यूनिट बढ़ाऊंगा, मैंने 1 बढ़ा दी, तो वाई वस्तु की कंज्यूम यूनिट कम होगी। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सेम यूनिट में बढ़े, कि ये 1 में बढ़े और ये 1 में माइनस हो सकता है कि ये 1 में बढ़े या आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारे पास वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास चीनी है, चीनी आप क्या कर रहे हो कि 1 चम्मच यूज़ कर रहे हो, पर लेकिन चीनी के साथ अगर आप गुड़ यूज़ करने लगे तो गुड़ को 1 चम्मच थोड़ा ना डालोगे, गुड़ छोटा सा जलेगा। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो ये वाला हो सकता है कि 1 यूनिट कम ना हो रहा हो, ज़्यादा कम हो रहा हो। तो मान लीजिए एक्स वस्तु को हमने 1 यूनिट हमने बढ़ा दिया, तो इसमें वाई वस्तु का जितना था कि -4 यूनिट, कितना, -4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट कम हो गया। 4 यूनिट कम होने पे 8 बच गया। उसके बाद जब मैं 2 से 3 पे पहुंच जाता हूँ, अब मैं एक्स वस्तु को कितना यूज़ कर रहा हूँ, 3 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, एक्स वस्तु की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। उसके बाद वाई की कितनी हो जाएगी, भाई हम इसे बढ़ाते जा रहे हैं तो इसे कम करते जाएंगे। अब देखो कम जो हो रहा है, पहले तो 4 किया था, कितना किया था, -4 किया था, अब मैं -3 कर रहा हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको पढ़ाया था मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट।
तो क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते जाते हैं तो वो कैसे घटता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जब ये -4 था ना, उसके बाद ये -3 होगा। ये -4 के साथ ही कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है कि जब हम वाई वस्तु का कंज्यूम धीरे धीरे कम करते आ रहे हैं, इसे बढ़ाते आ रहे हैं, तो इसमें भी मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, जब हम थर्ड पर आए तो मैंने फिर पहले -4 था तो अब -3 होगा, फिर यहाँ पे 4 आ गए, फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 हो गए 3 आ गए। जब यहाँ पे 5 पे आ गया, जब मैंने x वस्तु को जो कंज्यूम किया वो 5 यूनिट किया, तो y वस्तु का मैंने 2 यूनिट कंज्यूम किया। अब इसमें जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है ना, इस सब में, इस वाली में जो सेटिस्फैक्शन है वो भी सेम है मेरा, इस वाले में जो सेटिस्फैक्शन है वो भी मेरा सेम है, इस वाले में सेटिस्फैक्शन है वो भी मेरा सेम है, इस वाले में भी और इस वाले में भी बिल्कुल इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये वही बात हो गई, कौन सी वाली बात? चावल और रोटी वाली बात। एग्जाम्पल के थ्रू समझना तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो ये चीज़, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पहले हमने मीनिंग लिखा था, फिर डेफिनेशन लिखी थी, बीच में अगर देना चाहो तो हिस्ट्री दे सकते हो। उसके बाद हमने क्या बनाया, इसका शेड्यूल बनाया, इनडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं जैसे, टेबल बनाई। टेबल के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पर। टेबल के बाद बनाएंगे हम इसका, टेबल के बाद बताएंगे हम इनडिफरेंस मैप। ग्राफ अभी बना सकते हो आप, ग्राफ बना देना। ग्राफ क्या है, इन दोनों वस्तुओं के क्या है, संयोगों को दर्शा रहे हैं हम। कैसे दर्शा रहे हैं, देखिए क्या था कि हमने इस पे x वस्तु ले ली, कितना 1 2 3 4 5, ये इस तरह से 5 थी। जब हमने फर्स्ट था, मतलब कि x वस्तु हम जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो y कितनी थी हमारी, y थी 12, तो ये 12 होकर फर्स्ट वो बन गया। उसके बाद जब हम सेकंड पे आए तो हमारी कितनी थी, 8 हो गया, ये भी मिल गया हमें पॉइंट, ये मिल गया पॉइंट सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये वाला पॉइंट मिल गया, फोर्थ के लिए ये वाला और फिफ्थ के लिए ये वाला। तो क्या हो रहा है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। कैसे कि पहले ज़्यादा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा धीरे धीरे हमारे जो है क्या हो रहा है, हमारी जो यूटिलिटी है वो यहाँ पे कम भी होती जा रही है। पर लेकिन हम तो यहाँ इंडिफरेंस कर्व का पढ़ रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व में ये है कि जब हम फर्स्ट मतलब कि एक्स वस्तु की जो हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और वाई की 12 कर रहे थे, तो क्या हो रहा है, जब हम x की बढ़ाते जाएंगे तो y की हम कम करती जाएंगे। तो बस यही हो रहा है कि, और हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर पॉइंट पर। इन हर पॉइंट पर हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पर भी मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बिल्कुल सिंपल सा ये जो बना कर्व, ये जो हमारा कर्व बना, इसे हम इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व। और इस कर्व पर हर पॉइंट पर हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनडिफरेंस मैप की बात। इनडिफरेंस मैप का मतलब है कि हम बहुत सारे कर्व बना दें। अगर मान लीजिए ये इनडिफरेंस, ये कर्व हो गया, कर्व 1, ये कर्व 2, ये कर्व 3, तो कर्व में कुछ पॉइंट्स पर आप बात कर लेते हैं। क्यों, मैंने उसमें इंग्लिश वाली जो पीडीएफ भेजी थी उसमें भी कंडीशन बताई थी। क्या क्या कंडीशन है, एक ही कर्व में अनेक बिंदु पर सेटिस्फैक्शन बराबर होता है। मतलब कि एक ही कर्व में अलग अलग पॉइंट पर जो सेटिस्फैक्शन है ना वो सेम है। देखिए एक ही कर्व है ना, एक ही कर्व है, एक कर्व पे अलग अलग पॉइंट है, पर लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। और यही चीज़ तो इनडिफरेंस कर्व बताता है। उसके बाद कहते हैं अलग अलग कर्व के सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, जब एक का हमने सेम कहा तो अलग, जो सेकंड या अलग कोई है तो उसका अलग होगा, बिल्कुल सही बात। आगे बात करते हैं जीरो से जितना दूर, मतलब कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जितना दूर बिंदु होगा सेटिस्फैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि जितना दूर बिंदु होगा ना, अगर इसकी इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, ओरिजिन के पास है, पर ये वाला क्या है, ओरिजिन से दूर है। जो जितना ज़्यादा दूर जो पॉइंट है हमारा, वो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंडीशन हो गई। जितना पास होगा सेटिस्फैक्शन उतना ही कम होगा। तो ये 3 कंडीशन होगी। इसको आप बड़ी इजीली मैप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना आप कंडीशन भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने वाले विभिन्न उदासीनता वक्र को एक ही ग्राफ में दर्शाते हैं, तब उस चित्र को उदासीनता मानचित्र या इंडिफरेंस मैप कहते हैं। कई बार ना 2-3 जैसे कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है कि मैप होता क्या है। तो आप बताना चाह सकते हो तो बता सकते हो, अगर भाई छोटा क्वेश्चन है तो।
ठीक है। उसके बाद हम क्या दे देंगे, एजम्पशन दे देंगे, मान्यताएं दे देंगे। मान्यताएं क्या क्या है कि भाई उपभोगकर्ता क्या कर रहा है, दो ही वस्तु यूज करता है। कितनी, दो ही वस्तु यूज करता है। उपभोगकर्ता क्या है, समझदार है, जो मैंने आपको यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे अब अच्छे से नहीं समझा रहा, मतलब कि सारे एग्जाम्पल यहाँ देके नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं चीज़ें समझा चुका हूँ आपको। अगर नहीं आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि उपभोगकर्ता समझदार है, तो आप वो लास्ट वाली वीडियो देखना मेरी, ठीक है, लास्ट वाली क्लास देखना। वैसे मैंने कॉलेज में भी समझाया था क्लास में। अगर कॉलेज में नहीं समझ में आया था तो लास्ट वाली क्लास में देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब कुछ है। उपभोगकर्ता क्या कर रहा है, समझदार है। उपभोगकर्ता दो ही वस्तु को यूज़ कर रहा है। एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की कीमतों में निश्चित, मतलब कि जो कीमत है ना दोनों की, उसमें निश्चितता स्थिर है, मतलब जो कीमत है वो स्थिर है। ऐसा नहीं है कि कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। वो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सभी कारकों को समान रखते हुए, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, उपभोगकर्ता सीमांत प्रतिस्थापन दर को जानने की इच्छा रखता है। वही मार्जिनल यूटिलिटी, वो ही पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस पर ही बेस है। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि वो मेन था। उसके बाद इंडिफरेंस करवाता है। वस्तु एक ही होमोजीनियस है, मतलब क्या है, वस्तु जितनी भी है ना वो होमोजीनियस है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो सारी विशेषताएं हो गया, मतलब कि मान्यताएं होगी, एजम्पशंस होगी, उनको दे देना, जितनी याद रहेगी उतनी दे देना। उसके बाद हम बात करते हैं मेन पार्ट की, क्योंकि क्वेश्चंस में पता है क्या लिखा आता है, क्वेश्चंस में लिखा आता है इनडिफरेंस कर्व क्या है उसे समझाइए और साथ में उसकी विशेषताओं को भी बताइए। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें दोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिफरेंस कर्व बताओगे, इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी क्या बता देंगे, ये जो तीन थी ना ये शर्तें, मतलब क्या कह देंगे इसे, शर्तें कह देंगे, कि जो शर्तें थी कि वो क्यों होता है या उसकी कंडीशन थी उसको बता देंगे। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा जरूर आपको, ये ग्राफ तो बना के दिखाना पड़ेगा जब आप उसमें टेबल बताओगे। टेबल बना के, ग्राफ बना के, कंडीशन देनी हो तो दे देना, अगर नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, पर लेकिन दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद ना वो पूछता है विशेषताएं, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको क्या करना है, विशेषताओं में आप इस तरीके से लिखना, जो पहली विशेषता होती है इंडिफरेंस कर्व की, वो होती है उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। बिल्कुल सही है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है, देख लीजिए जरा, ये रहा, बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या है, झुका हुआ है इंडिफरेंस कर्व, यही पहली विशेषता हो जाती है। विशेषताएं, अगर बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप विशेषताओं को खोलकर दिखा सकते हो पूरा पूरा, कि विशेषताएं झुका होता है, इसे ही हम, मैंने बताया था निगेटिव स्लोप है, मैंने समझाया था क्लास में भी, तो वही चीज़ें हैं, तो आप दिखा सकते हो। और क्या कर सकते हो, इस तरीके से बनाकर भी दिखा सकते हो कि देखिए नीचे की ओर झुका हुआ है। ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ज़रूरत नहीं है आपके इंटरनल में, ज़रूरत इन चीज़ों की नहीं है। आप सिंपली क्या करना, पहली डालना पॉइंट, विशेषता लिख देना कि वो नीचे की ओर झुका होता है। सेकंड क्या है, दाईं ओर का उदासीनता वक्र अपने से पहले वक्र की तुलना में अधिक सेटिस्फैक्शन होता है। कहने का मतलब ये है दाईं ओर का ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। मैं अभी बता रहा था, जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, ओरिजिन से कम दूरी वाला कम सेटिस्फैक्शन है। तो दाएं ओर मतलब कि दाएं ओर जो राइट हैंड पे जब ये बढ़ता जाएगा यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। क्योंकि सेटिस्फैक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो उसकी ना, जो देखिए अगर हम इस पॉइंट पर है तो उसने कितना यूज़ किया, y का कितना यूज़ किया, OM, और इसका करता है ON, किसका, x का। बट जब अगर इस पॉइंट पर है तो वो y का कितना कर रहा है, OM, बट ON बढ़ गया ना, x का बढ़ गया। मतलब कोई वस्तु आप पहले कितनी कर रहे थे, इतनी यूज़ कर रहे थे, अब आप इतनी यूज़ करने लगे, मतलब ज़्यादा यूज़ करने लगे, और उसका उतना ही है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो बढ़ जाएगा आपका। इस तरह देखो, अब आप x की इतनी ज़्यादा यूज़ करने लगे, ON2 तक यूज़ करने लगे, अब OM तक तो पहले से ही कर रहे थे, तो देखिए x का सेटिस्फैक्शन बढ़ गया ना आपका। तो ये चीज़ है, तो आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है, इंटरनल में ज़रूरत नहीं है, पर एक्सटर्नल में आप दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टीचर एकदम से नंबर देगा इन चीज़ों को देखते ही, क्योंकि उनसे पता चल जाता है कि बच्चे बहुत ही अच्छी तरह समझे हुए हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की तरह की ओर उन्नतोदर होता है। अगर लास्ट क्लास किसी ने ली है तो मैंने उसे बताया था, इसका मतलब होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या है, ये कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर कह देते हैं,
झुका हुआ मतलब कि जो आपका ओरिजिन है ना उसकी साइड को घुमा हुआ होता है, झुका हुआ, कॉन्वेक्स कहते हैं उसे। उसके बाद क्या कहते हैं, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते कभी भी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते, ये इसकी फोर्थ क्या है, विशेषता है। मैंने अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। इंडिफरेंस कर्व बताइए, उसकी डेफिनेशन बताइए, इंडिफरेंस कर्व की टेबल बनाइए, इंडिफरेंस कर्व को शो कीजिए बनाकर, उसके ग्राफ बनाकर, उसकी अगर शर्तें देनी है तो दे दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ इंटरनल में नहीं दोगे तो। उसके बाद आप उसकी एक दो मान्यता तो जरूर दे दीजिए, मतलब एजम्पशन एक दो तो जरूर दे दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उसमें दिखा दीजिए, क्योंकि एक एक लाइन की है एजम्पशन, मैंने आपको दिखाई है कितनी कितनी सी है, जरा जरा सी एजम्पशन है, तो आप अगर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं जरूर देनी है, विशेषताएं जरूर जरूर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी था या नहीं था इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, पर लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक बार कि क्या है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि इंडिफरेंस कर्व सर एक बार और बता देना, कि ये अच्छे से नहीं समझ में आया था उस टाइम उनके। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको आज जो क्लास ली है इसमें मैंने इंडिफरेंस कर्व को ही समझा दिया है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रहेगा, कल को फिर हम दूसरी क्लास लेंगे कोई। ठीक है, टॉपिक चाहे तो आप बता सकते हो कि जी ये वाला टॉपिक दे दीजिए, तो मुझे टॉपिक बता देना कि सर ये वाला टॉपिक है, आज ये पढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना।